नमस्कार। साइंस ऑफ कैंसर क्योर, ये है आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कैंसर एक गंभीर बीमारी है। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ड है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। जी हाँ, पिछले कुछ टाइम में कुछ कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आए जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और उन पेशेंट्स ने एक जर्नी देखी है फ्रॉम कैंसर टू कैंसर फ्री। दे आर डूइंग वेल नाउ इन देयर लाइफ्स। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे भी मैं आपको जो कैंसर क्या है, क्यों होता है और उससे बचाव क्या है, या फिर अगर किसी को हो गया है तो उसका उपाय क्या है, ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर कोई डरने की चीज़ नहीं है। कैंसर से हमें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल्स सभी की बॉडी में होते हैं। अगर मेरी बॉडी को भी अच्छे से छान मार के चेक किया जाए तो कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स मिल ही जाएंगे। और वो लोग जिनके शरीर में कैंसर सेल्स होते ही नहीं हैं, यही वो लोग होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं। तो कैंसर सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये कैंसर सेल्स ही होते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है। लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, कैंसर को कहते हैं ना, इट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड वे में जब हो जाता है तो ये एक बीमारी का फॉर्म ले लेता है। इसको समझने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए कि दो शहर हैं, एक दिल्ली और एक ले लेते हैं दिल्ली के ही इतना बड़ा मॉरिशस है। तो मॉरिशस तो एक कंट्री है, उसका पॉपुलेशन बहुत कम है और दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एरिया में लगभग दोनों सेम है। तो हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ कि मॉरिशस में अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ और ऐसा हो सिस्टम कि कल 2 बच्चे पैदा हो, परसों 4, अगले दिन 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो क्या लगता है दिल्ली के पॉपुलेशन को मैच करने में मॉरिशस को कितना टाइम लग जाएगा? मैं आपको बता दूं, अगर ये 1, 2, 4, 8 का सिलसिला 31वें दिन तक चलेगा तो मॉरिशस का पॉपुलेशन हो जाएगा 100 करोड़। जी हाँ, इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। कभी कैलकुलेटर पे करके देखिएगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ने लग जाते हैं। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, और जैसा कि मैंने बताया कि 31वें दिन में वो करोड़ तक पहुंच जाते हैं, और 100 करोड़, और 32वें दिन में वो 200 करोड़। तो फिर बहुत फास्ट बढ़ने लगता है। इसको डिटेल में समझते हैं कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर सेल्स जैसा कि मैंने बताया सबकी बॉडी में होते हैं। अब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होती है। क्यों ब्लॉकेज होता है? रॉन्ग फूड, प्रोसेस्ड फूड खाने से ब्लॉकेज होता है। तो ब्लॉकेज क्या है? कहीं पे ब्लड वेसल्स में कहीं चिपचिपाहट आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ डिपॉजिट हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम ब्लॉक हो जाता है और खून वहाँ से फ्लो नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उस वेन के आसपास के जो सेल्स होते हैं, जिनको उस वेन के साइड से न्यूट्रिशन फूड मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं और ऑक्सीजन मिलता है, वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है फिर, क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर नहीं रहा है ना वहाँ से। अब ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे हैं जिसमें ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ये डॉर्मेंट है। ज़रूरत पड़ने पे शरीर इसको अपने आप खोलता है। इसको मेडिकल भाषा में एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो एक ब्लड स्ट्रीम अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसके आसपास जो डॉर्मेंट ब्लड स्ट्रीम होते हैं, ये जो सेल्स हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा होता है, ये उन ब्लड स्ट्रीम से लेने लगता है। तो एक एग्जाम्पल मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा है, उसको फॉर्म भरना है, 10,000 रुपये चाहिए उसको फॉर्म भरने के लिए, उसके पास पैसे नहीं हैं और वो ये डिसाइड करता है कि वो बैंक लूटने जाएगा। अब बैंक लूटने जाता है तो वहाँ तो करोड़ों रुपए हैं। अब 2 ऑप्शन है, एक कि वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा वहाँ से, और दूसरा कि जो भी हाथ में आएगा वो लेके भागेगा वहाँ से। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा फेवरेबल है और प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा। तो ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में जब एंजियोजेनेटिक पाथवेज, मतलब दूसरे ब्लड वेसल से जिन सेल्स को पहले खाना नहीं मिल रहा था पर्याप्त,
अब उसको बहुत ज़्यादा मिलने लगा, तो यही सिचुएशन हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा फूड मिलने लगता है और तब वो सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ट्यूमर। लेकिन ये ट्यूमर अगर कहीं है तो उसको बॉडी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर हमको पिंपल हो जाता है, फोड़ा फुंसी, एक्ने हो गया है, तो कुछ समय के बाद एक साइज में आने के बाद वो अपने आप बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है ना। तो उसी तरह से बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब कि बॉडी अपने शरीर के अंदर उन ट्यूमरस ग्रोथ्स को खुद ही कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये हम सबकी बॉडीज में होता है। लेकिन हम में से 20% लोगों में ये ऑटोफेजी का सिस्टम स्विच ऑफ होता है, और तब जब किसी बॉडी के पार्ट में ट्यूमरस ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे अब जगह नहीं है सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो फिर वो सेल्स ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करके दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं, जिसको कि कहते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेज का कैंसर। जब वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में है तो एक ही जगह पे है कैंसरस ग्रोथ हो रहा है। तो होता कैंसर क्यों है? क्योंकि कहीं पे ब्लॉकेज है और कहीं और से उसको फूड मिल गया तो उसको फेवरेबल कंडीशन हो जाता है ग्रोथ के लिए। ऑटोफेजी का सिस्टम स्विच ऑफ होता है, इसलिए फिर बॉडी उसको अपने आप हील नहीं कर पाती है और वो कैंसर फिर फैलने लगता है। अब डायग्नोसिस के केस में क्या होता है? अगर WHO की बात माने तो आज 6 में से 1 डेथ कैंसर की वजह से हो रही है, विच इज़ अ वेरी हाई रेट। और कैंसर के लिए जो उपाय है या डायग्नोसिस है वो ये है कि आपको कोई ट्यूमर हो गया, आप डर गए, आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा कि उसको वहाँ से एक सेल लेंगे, कुछ सेल्स, और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और तब पता लगाएंगे कि वो कैंसर है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बाय रिसर्च कि ऐसा करने से कैंसर होता है। जी हाँ, किसी भी तरह के डायग्नोसिस से, चाहे वो बायोप्सी हो, MRI हो, CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, कोई भी रेडिएशन जब हम कैंसरस सेल्स पे डालते हैं तो वो फैलने लग जाते हैं। अगर वो ट्यूमर होगा, कैंसर नहीं होगा, तब भी वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर इज डू नॉट गो फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से कैंसर होता है। अब मान लीजिए कोई ट्यूमर है आपकी बॉडी में, तो सोल्यूशन है ना, उसको पिघलाने का बॉडी में ही नेचुरल सोल्यूशन है, फिर डायग्नोसिस के लिए क्यों जाना है अननेसेसरीली। अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में चने दे दिए हैं किसी ने भर के, अब एक भी चना डालेंगे तो वो गिर जाएगा, ये है कैंसर। अब उसमें से अगर 4-5 चने कोई उठाएगा तो उसमें से स्पिल ओवर होगा ना। तो यही होता है कि जब भी हम बायोप्सी से कोई सेल उठाते हैं कैंसर का, तो वो स्पिल ओवर हो जाते हैं और कैंसरस ग्रोथ हमारी पूरी बॉडी में होने लगती है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय छुपा है 3 ऐसे नोबेल प्राइज विनिंग साइंस में जो कि हम शायद नहीं जानते या हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। एक एक करके मैं बताता हूं। 1998 में नोबेल प्राइज मिला था लुइस इग्नारो को, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि अगर हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पर्याप्त है, प्रॉपर है, तो कैंसरस सेल्स बढ़ नहीं सकती। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, वो जहां है वहीं रुक जाएगा। अगर सेकंड स्टेज का कैंसर है और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर बॉडी में प्रॉपर चल रहा है तो वो सेकंड स्टेज में ही रुकेगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में नहीं जा सकता है। कोई भी स्टेज का कैंसर हो वो बढ़ेगा नहीं अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बॉडी में प्रॉपर है तो। दूसरा नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये आज का नहीं, 1931 में ओटो वुडबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था इस बात को साबित करने के लिए कि ऑक्सीजन एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट लिव टुगेदर, वन हैज टू गो। एक साथ दोनों नहीं सरवाइव कर सकते हैं। जहां ऑक्सीजन है वहां कैंसर सेल्स सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर कैंसरस सेल्स है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। कुछ गड़बड़ी हमने कर ली है अपने खान पान में जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन होगा तो कैंसरस सेल्स मरने लगेंगे। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पूरी बॉडी में पहुंच रहा है तो कैंसरस सेल्स अगर हैं तो वो मरने लगेंगे, वो इंसान ठीक होने लगेगा।
और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च था जो कि जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी को नोबेल प्राइज मिला था इन 2016, अभी 4 साल पहले, कि उन्होंने यही ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को बताया था कि ऑटोफेजी कब स्विच ऑफ होता है और कब स्विच ऑन होता है, क्यों स्विच ऑफ होता है और कैसे इसको स्विच ऑन किया जा सकता है। तो इन 3 रिसर्च पे बेस्ड अगर हम ये उपाय करें कि पहला था लुइस इग्नारो का कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होगा? ऑल द ग्रीन्स एंड ऑल द रेड्स। ग्रीन्स मतलब हरी पत्तियां, वो चाहे पालक का पत्ता हो, पान का पत्ता हो, कड़ी पत्ता हो, धनिया पत्ता हो, तुलसी पत्ता हो, ये पत्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। अगर रफली मुझसे पूछा जाए तो इन जनरल, आई कैनॉट बी स्पेसिफिक दो, लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूं तो बॉडी वेट अगर किसी का 60 किलो है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 ग्राम पत्ता एक दिन में खाना है, तब बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन पर्याप्त होगा। दूसरा, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा को सही करने के लिए हम बहुत सारे तरीके हैं जो अपना सकते हैं। खुली हवा में जाके डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारे प्राणायाम हैं वो कर सकते हैं 1 घंटा। बाबा रामदेव भी कैंसर पेशेंट्स को ठीक करते हैं तो वो 1 घंटा कम से कम रोज प्राणायाम उसको कराते ही हैं। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर 1 घंटा की जाए, प्रेफरेबली अंडर सनलाइट, तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में आ गया। अब अगर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो कैंसर सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रहा है तो कैंसर सेल्स मरने लगे। और ऑटोफेजी का सिस्टम कैसे स्विच ऑन होगा? ऑटोफेजी का सिस्टम स्विच ऑन होता है फास्टिंग से। अगर आप 12 से 16 घंटे की फास्टिंग रोज करते हैं, जो मैंने बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, और वीक में 1 दिन का फास्ट 24 घंटे का रखते हैं, तो ऑटोफेजी का मैकेनिज्म आपका आज नहीं तो कल स्विच ऑन होगा ही होगा, और बॉडी खुद ही अपने लंप्स को, कैंसरस सेल्स को, ट्यूमर को खुद ही कंज्यूम करके आप ही को एनर्जी देगी और आपको कैंसर से मुक्त कर देगी। तो ये 3 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस हैं जिसमें वो घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो 2nd स्टेज हो, 3rd स्टेज हो या 4th स्टेज हो। कहीं भी अगर कैंसर होगा और अगर हम इन 3 नियम को अपनाते हैं तो कैंसर अपने आप ही रिवर्स होने लग जाएगा। अगर कोई 4th स्टेज का कैंसर है, वो अगर इन 3 नियम को अपनाता है तो 1 महीने में वो 4th से 3rd स्टेज में आ जाता है। ये मेरा निजी अनुभव है। और अगर कोई 3rd स्टेज में है तो 3rd स्टेज में 3 महीना रहने के बाद वो 2nd और 1st स्टेज में आ जाता है। और रफली अगर देखा जाए, जो मैंने देखा है, 6 महीना से 9 महीने का टाइम लगता है किसी कैंसर पेशेंट को बिल्कुल कैंसर फ्री होने में। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने बताया है वो एक जनरल गाइडलाइन है एंड इट वर्क्स। आई कैन से दिस विथ अ काइंड ऑफ गारंटी दैट इट वर्क्स। लेकिन मैं एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं कि आपके फूड में न्यूट्रिशन को, जो आपका न्यूट्रिशन है उसी में मेडिसिन को सारे देखते हैं, और जो भी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको फूड से ही देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम, ये कैंसर क्योर के फेज में आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसको छोड़ देना चाहिए। यू कैन सेफली लीव ऑल दोज थिंग्स। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आपके कोई सगे संबंधी को कैंसर हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करिए padmakar@padmakar.com पे। और एलोपैथिक सिस्टम में जो ये कैंसर के क्योर के लिए वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं, एक्चुअली क्योर तो होता नहीं, होता ट्रीटमेंट ही है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एलोपैथी में कैंसर का सक्सेसफुल केस किसको कहा जाता है? कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो पेशेंट अगर 5 साल तक जिंदा रह गया तो उसको सक्सेसफुल कहते हैं, चाहे पेशेंट कितने भी पेन में हो, चाहे वो उसके बाद मर भी जाए, वो सक्सेसफुल केस है। इसीलिए हम इतना सुनते हैं कि आज सक्सेसफुल केस हो रहा है तो कैंसर का इलाज है। ना, नहीं हो रहा है, क्योंकि
रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए वो बुलाते ही रहेंगे और वो इलाज कभी ख़त्म नहीं होगा। 5 साल से ज़्यादा होगा तो उसको सक्सेसफुल केस में गिन लेंगे और फिर आपका जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन नेचर क्योर इज़ अ श्योर शॉट क्योर। और विथ गारंटी आई कैन से कि अगर किसी इंसान ने एक भी कीमोथेरेपी और एक भी रेडियोथेरेपी नहीं लिया है तो उसको मेरे पास भेज दो, मैं ठीक कर दूंगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई और आप उन लोगों को ये बातें बताएंगे जो लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। नमस्कार।